ओके, चलिए शुरू करें गाइस। बोलो हाँ या ना। लेट्स गो। आर यू गाइस रेडी? ओके, हर हर महादेव मित्रों। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देना, फोकस करना बहुत अच्छे तरीके से। पहले दो लेक्चर्स मैंने बेसिक्स ऑफ लॉ के ऊपर लिए थे कि बेसिक ऑफ लॉ क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है। बोलो हाँ या ना। आपको एक बात बताऊं, मैंने आपसे झूठ बोला। पूछो क्या? जोर से पूछो। इतना भी झूठ नहीं बोला है। पूछो क्या? मैंने एक्चुअली आपका चैप्टर 1 शुरू कर दिया था, जिसका बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये आज आपको समझना शुरू होगा। बिकॉज पहला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 0, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इट इज नथिंग बट हाउ टू पास द लॉ, लॉ कैसे बनता है, मिनिस्ट्रीज क्या होती है, एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? पर अगर ये बोल के पढ़ा था कि मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हें सिलेबस है, पर ये बोल के पढ़ाया कि कुछ तो भारी का बता रहा हूं, तो चुपचाप सुन लिया सबने। बोला हाँ है ना। पर अब इससे आगे ये धोखा मैं कंटिन्यू कर नहीं सकता। तो आज हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर उतरेंगे और बहुत सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी देखी है उसको टैली करेंगे। एंड एट द सेम टाइम वी विल ट्राई कि बचा हुआ जो कंटेंट है उसको भी बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करें। ठीक है? ओके, सबसे पहली बात, आई नो आपके पास नोट्स फिलहाल नहीं होंगे, क्योंकि नोट्स आपको प्रोबेबली मंडे से मिलने वाले हैं। ठीक है? टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जैसा भी मैं पढ़ाऊंगा, वो आपके रजिस्टर में एनीवेज हम आंसर राइटिंग पॉइंट्स के फॉर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है? तो जब हम लिखने वाले हैं तो आपको रिवाइज करने के लिए घर पे कुछ ना कुछ मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, रादर देन इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे वर्ड्स है मेरे मन में। ठीक है? रादर देन इंस्टीट्यूट के चुनिंदा मॉड्यूल्स। ठीक है? इंस्टीट्यूट के चुनिंदा मॉड्यूल से बेटर कुछ ना कुछ मैं आपको लिखवा के दूंगा, जो आप एग्जाम में रेप्लिकेट कर सकते हो, काम में आ सकता है। आर यू गाइस रेडी? बोलो हाँ या ना। ओके, इसके लिए पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक के हमने क्या क्या देखा। ठीक है? सबसे पहली बात, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा व्हाट इज लॉ। तो हमने देखा लॉ ये सिचुएशन वाइज बनता है। कैसे बनता है बोले एक बार? सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। फिर हमने देखा लॉ बनाने के लिए 4 फैक्टर्स बहुत जरूरी है। कौन कौन से? सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एनीथिंग्स। ये मैंने कल आपको यूनियन स्टेट लिस्ट के अंदर कंफर्म करके दिया कि सेफ्टी पहले आता है, बेनिफिट बाद में आता है। द टाइप ऑफ लॉज दैट वी हैव सीन, याद है सबको कि पहले पहले लॉ डिफेंस वगैरह के थे। बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद में हम कल के लेक्चर में गए थे लॉ पास करने के प्रोसेस में। लॉ पास करने के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमने स्टेप्स देखे थे कि भाई साहब लॉ पास करने का पावर पार्लियामेंट के पास है। ठीक है? ये पावर आर्टिकल नंबर 245 ने दिया है पार्लियामेंट को। ठीक है? और आर्टिकल नंबर 246 सब्जेक्ट्स बोलता है, एंट्रीज बोलता है, जिनके नाम पे हम लॉ बना सकते हैं। सो आर्टिकल नंबर 245 246 जब बोलेगा, उसके हिसाब से शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कैन यू टेल मी यूनियन लिस्ट में कितने एंट्रीज है? जोर से बोलो। 97। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 66। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? 47। सबको याद है? बोलो हाँ या ना। ये चीज होने के बाद वी हैव मूव फॉरवर्ड, और हमने देखा था कि इन लॉ को पास करने के लिए हमारे पास 2 ही प्रोसेसेस है। पहली प्रोसेस है सेंट्रल प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस है स्टेट प्रोसेस। सेंट्रल प्रोसेस जो है वो सबसे पहली चीज, सेंट्रल या स्टेट हो, वो बोलता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मतलब बिल का ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के बाद ये बिल पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस होता है। फिर ये पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन होता है। पब्लिक कमेंट्स के बाद में इसको फिल्टर करके स्टैंडिंग कमिटी अप्रूव करती है। फिर वापस से ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में पुट किया जाता है, जहां मेजॉरिटी के अप्रूवल से इसको एक्ट बनाया जाता है। फिर ये जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। प्रेसिडेंट ने अप्रूव करने के बाद दिस बिकम्स अ लॉ अप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया, जिसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है। सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलो यस और नो। ये प्रोसेस कल हमने देखा था, यस और नो। इसके डिटेलिंग भी हमने देखे थे कि किस प्रकार से इसको देखना था। ठीक है? आज मैं आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर जा रहा हूं, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब पहले तो इस जो वर्ड है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसका पहले मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं, नाम ही नहीं समझ में आ रहा है, तो चैप्टर पढ़ के क्या फायदा।
So whenever you read any chapter or the law, you should decode the meaning of the name. कि भाई साहब आपके नाम में मीनिंग क्या छुपा हुआ है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो रजिस्टर ओपन कीजिए, मेरे साथ साथ शुरू हो जाइए। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यह है हमारा चैप्टर नंबर कौन सा बोले एक बार उसे 1। लिखा सबने, बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, इसमें से 2 वर्ड्स तो बहुत इजी है। पहला वर्ड कौन सा है और लास्ट वर्ड कौन सा है? ओके, सबसे पहले फ्रेमवर्क वर्ड को खत्म करते हैं। व्हाट इज फ्रेमवर्क? व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क वर्ड नहीं मालूम तुमको? सुना सुना लगे? कैन आई से स्ट्रक्चर? जोर से बोलो यस और नो। कैन आई से स्ट्रक्चर? सो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज अ इंडियन रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। कैन आई से सो? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन? भारतीय। वाह वाह, भारतीय। ट्रांसलेशन पूछा कह रहे मैंने तेरे को? इंडियन, भारतीय। मीनिंग बताओ मेरे को, व्हाट इज इंडियन हियर मीन्स? बिकॉज आप इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देख रहे हो, तो इंडिया जब मैं यहां बोल रहा हूं इंडियन, आई मीन टू आस्क यू, यहां इंडिया का मतलब क्या है? कंट्री क्या? वाह वाह, कंट्री तो देशी को भी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन? एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। चलो, इन्होंने बोला इसलिए मैं लिख रहा हूं होल ऑफ इंडिया। whole of India, which is from whole of India या which is from India? Please tell me, don't confuse me. Okay, so let's go with whole of India. What is whole of India? पूरा इंडिया, obviously पूरा इंडिया, but geographically I am asking कहां तक? जम्मू एंड कश्मीर तक, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक? यस सर, नो सर। व्हाट इज होल ऑफ इंडिया? याद रखिएगा, यहां होल ऑफ इंडिया का मतलब होता है मेरे देश की धरती ना। गाना ही शुरू कर देते ना अपन। रेडी, 1 2 3 आ। इंडिया का मतलब होता है नियरली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का ज्योग्राफी। टू बी वेरी प्रिसाइज, 32 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 87,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। रफली 32 लाख 87,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ज्योग्राफी इंक्लूड्स अ वाटर टेरिटोरीज अप टू 12 nautical miles. Includes only water territories, not a land territory. मेरे देश की धरती 32 लाख 87,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ज्योग्राफी वाइज, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, 7 सिस्टर से लेके गुजरात राजस्थान तक के, एंड इंक्लूड्स अप टू 12 nautical miles ऑफ वाटर टेरिटोरीज। दैट इज कॉल्ड एज इंडिया। समझ में आ रहा है? एज अ लॉ हमें यह पता होना चाहिए कहां तक ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नाउ टू टेल यू, प्लीज कृपया बहुत अच्छे से ध्यान दे, 32 लाख 87,000 इज अप टू बॉर्डर्स। इट इज अप टू बॉर्डर्स, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस और नो। टू टेल यू मोर प्रिसाइजली, तुमने वो मूवी देखा है बजरंगी भाईजान? बजरंगी भाई, बोलो हाँ या ना। बजरंगी भाईजान मूवी का एंड देखा है तुमने? जिसमें इंडिया के साइड से सलमान खान भागते हुए जाता है, पाकिस्तान के साइड से वो बच्ची माँ माँ बोल के चिल्लाते आती है, फिर वो सलमान खान उसको पकड़ता है, हवा में फेंक देता है, वो बच्ची हवा में, मूवी खत्म, वो हवा में ही लटकी है, अभी भी नीचे ही नहीं आई। नाउ टेल मी, वो जो बॉर्डर के बीच वाला सीन है, कैन आई कॉल इट एज इंडिया? वेदर दैट इज इंडिया?
बोलो तो क्या है? दो बॉर्डर्स के बीच की जगह क्या है? क्या? दैट इज अ नो मैन्स लैंड। हालांकि उसको नो मैन्स लैंड भी नहीं कह सकते, इट्स कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस टेरिटोरी। जो किसी देश की टेरिटोरी नहीं है, दैट इज अ यूनाइटेड नेशंस टेरिटोरी। इस दुनिया का भी एक गवर्नेंस है विच इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस इज गवर्न बाय 197 कंट्रीज टुगेदर। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वैसे दुनिया में 205 कंट्रीज है, 197 आर ऑन द लीगल अफेयर्स। ठीक है, और उन 197 कंट्रीज के मुखिया को यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। जो लैंड कोई क्लेम नहीं करता या नॉर्मल दो डिस्प्यूटेड कंट्रीज के बीच के बॉर्डर्स आर गवर्न बाय यूनाइटेड नेशंस। दैट्स व्हाई जब हमारे यहां पे फर्स्ट टाइम जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पंत प्रधान थे, तो पाकिस्तान ने कश्मीर में जब अटैक किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशंस में केस दिया था ये कि हमारे देश के कश्मीर पे पाकिस्तान ने अटैक किया। ये एक्चुअली एक गलती थी, जिसके वजह से यूनाइटेड नेशन ने मारामारी, जान की हानि, ये चीजों को अवॉइड करने के लिए ये डिक्लेयर कर दिया कि कश्मीर का अपर कॉर्नर जो है विल बी कंसिडर्ड एज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जस्ट टू अवॉइड डिस्प्यूट एंड वॉर। एंड वी लॉस्ट इट व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज नेहरू। एंड आफ्टर दैट चाइना ऑल्सो एनक्रोच्ड इन द कश्मीर, और उनसे तो हम उस वक्त तभी भी नहीं जीत सकते थे। एनीवेज वी लॉस्ट अ वॉर इन 1962, सो देयर वाज अ टेरिटरी ऑफ चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। और भारत के मैप के मैक्सिमम ऊपर के सबसे दो कॉर्नर्स हम पीओके और सीओके में हार चुके हैं। ठीक है, पुलवामा अटैक के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक जो किया गया था वो एक्चुअल पाकिस्तान में नहीं था, इट वाज इन पीओके, द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इट इज स्टिल इन द यूनाइटेड नेशंस, द लिटिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन कि हमारे पीओके और सीओके के एरियाज हमको वापस दिए जाए। होप सो अभी की जो गवर्नमेंट है वो उसको क्लेम शायद कर पाएगी। रीजंस अगर आप कॉन्क्रीट एविडेंसेस एंड नॉन डिस्प्यूट्स वाले सिचुएशंस को प्रूव कर सकते हो तो। जहां यूनाइटेड नेशंस को ये दिक्कत आ जाएगी, उनको लगेगा कि नहीं वॉर हो सकता है, दे वोंट रिवोक देयर डिसीजंस ऑफ पीओके एंड सीओके, जो हमको भी मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ चले गए तो देयर आर 2-3 डेवलप्ड कंट्रीज जो पूरी की पूरी हमारे खिलाफ चली जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार yes or no। सो वो एरिया छोड़ के 32,87,000 बॉर्डर वाला एरिया, दो बॉर्डर के बीच का एरिया छोड़ के वी हैव अ ज्योग्राफी ऑफ लैंड मास ऑफ 33 स्क्वायर किलोमीटर रफली, 33 lakh square kilometer roughly. But if you see, half of the India is governed through a territorial waters also. अरब समुद्र, हिंदी महासागर, बंगाल का उपसागर, बोलो हाँ या ना? ये 3 सी शोर्स है जो इंडिया को गवर्न करते हैं। तो फिर ये भी सवाल उठता है, क्योंकि आपका सिर्फ लैंड मास के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, आपका नेवी पे भी कंट्रोल रहता है, कस्टम्स पे भी कंट्रोल रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कंट्रोल रहता है। तो अरब सी, हिंदी महासागर और बंगाल का उपसागर, इसमें से कहां तक हमारी टेरिटोरीज है? तो बोला है 12 नॉटिकल माइल्स। नाउ व्हाट इज 12 नॉटिकल माइल? 1 नॉटिकल माइल्स नॉर्मली इक्वल्स टू 1.7 to 1.8 किलोमीटर्स। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.7 to 1.8 किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल समंदर तक, मतलब लैंड मास से लेके 12 नॉटिकल माइल्स अंदर तक के हमारा इंडियन टेरिटोरी माना जाता है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले yes or no। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही वो एरिया है जिसमें हमारा स्ट्रक्चर मतलब फ्रेमवर्क काम करता है। कोई भी फ्रेमवर्क हमारा लो, ये इसी स्ट्रक्चर में काम करता है, इसी एरिया में काम करता है कि भाई 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स प्लस 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया, दिस इज सब्जेक्ट टू अवर लॉ। मतलब इंडिया में जितने लॉ पास किए जाएंगे, इफ आई से देयर इज अ टर्म लाइक लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ केवल एक बात उससे लैंड, इस देश के लॉज, तो मैं ये कह सकता हूं दोज आर एप्लीकेबल टू 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स एंड 12 नॉटिकल माइल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोलो एक बार yes or no। एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। तो ये चीज को बहुत अच्छे से याद रखेगा। नाउ वी विल गो फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दैट वर्ड इज रेगुलेटरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटरी? रेगुलेटरी वर्ड इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेगुलेटर। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटर? रेगुलेटर का मतलब होता है नियरली दिस इज नॉट, एक रेगुलेटर का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट वाला वर्ड आपको शायद नहीं मिलेगा, पर रेगुलेटर से सिनोनिमस काफी सारे वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर,
कंट्रोलर और डिक्टेटर। हालांकि डिक्टेटर थोड़ा सा अलग कैटेगरी के सिनोनिमस में जाता है। डिक्टेटर आज के डेट में काफी निगेटिव सेंस में लिया गया वर्ड है, बट डिक्टेटर का ओरिजिनल मीनिंग होता है जो खुद के टर्म्स डिक्टेट करता है। तो रेगुलेटर ऑल्सो डू द सेम। तो बेसिक मीनिंग को डिक्टेटर को अगर आप सीख करें, द पर्सन हु डिक्टेट और द अथॉरिटी हु डिक्टेट इट्स टर्म्स इज कॉल्ड एज डिक्टेटर। कंसेप्ट समझ में है? सो रेगुलेटर के तीन मतलब हम ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, कंट्रोलर और केवल एक बाजू से डिक्टेटर। इसका मतलब यह है, अगर मैं बात कर रहा हूं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, दैट मींस दीज आर, कौन इंडिया में कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन कंट्रोलर है, कौन डिक्टेटर है, तो आई कैन से इंडियन अथॉरिटीज। इंडियन केवल एक बाजू से अथॉरिटीज। व्हाट डू मीन बाय इंडियन अथॉरिटीज? सर आप एग्जांपल देके बताओ तो इमीडिएटली समझ में आएगा। ऑफ कोर्स द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए इंडियन अथॉरिटी जो फाइनेंशियल मार्केट्स को कंट्रोल करता है। बोलो हाँ या ना? देन देयर इज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो फाइनेंशियल मार्केट्स को कंट्रोल करता है। देन देयर आर मिनिस्ट्रीज, देन देयर आर केवल एक बाजू से मिनिस्ट्रीज, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ऐसे लोग जो खुद के टर्म डिक्टेट करते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रेगुलेटर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउ एंटायर टर्म द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? मतलब हम बात कर रहे हैं कि इस देश के 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स को गवर्न करने वाले, एडमिनिस्टर करने वाले फ्रेमवर्क्स, मतलब स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रहा है? सो 33 लाख प्लस 12 नॉटिकल माइल्स के एरिया को एडमिनिस्टर और कंट्रोल करने वाले स्ट्रक्चर को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? जोर से बोलो एक बार, yes or no? तो सिंपली सर एकदम सिंपल वर्ड में बोलो ना, क्या सिनोनिम खेल रहे हो? ये मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर तुमको कभी कुछ पूछा गया तो तुमको लिखते आए। अब सिंपल वर्ड्स में समझो। सिंपली इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस देश को गवर्न करने वाले अथॉरिटीज कौन है। ठीक है, एक बार सब जन बोलो, क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपली इस देश को, सब जन बोलेंगे क्या? इस देश को गवर्न करने वाले अथॉरिटीज कौन है। लाइव स्ट्रीम में भी ये कमेंट कृपया आप करके रखें कि इस देश को गवर्न करने वाले अथॉरिटीज कौन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एवरीबॉडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? जोर से बोलो एक बार, yes or no? चलो, जिसने नहीं लिखा है कृपया फटाफट लिख के रखे इसको। गो फॉर इट फास्ट। शरोडन, बहुत बढ़िया जो लोग लिख रहे हैं। जतिन, भूमिका, लूसीफर, आदित्य, शानदार। चलो, सबका लिखना हो गया है? बच्चों बोलो हाँ या ना? एवरीबॉडी यस और नो? ओके, अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत चीज दिखाना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए, देश के ऊपर कंट्रोल किसका है? बोलो, किसका कंट्रोल है देश पे? गवर्नमेंट का। कैन आई से यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? बोलो हाँ या ना? कौन है फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में? बीजेपी, मोदी जी। तो क्या मोदी जी का कंट्रोल है कि नहीं? कैन आई से मोदी जी का कंट्रोल है? क्या मोदी जी अकेले कंट्रोल कर रहे हैं? करे साथ में कुछ लोग भी हैं, वो लोग मिनिस्ट्रीज में बैठे हैं। जब हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इस देश को कंट्रोल कर रहा है, तो व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? मोदी जी नहीं, मोदी के व्हाट डू यू मीन सेंट्रल गवर्नमेंट? प्लीज टेल मी। बोलो, ख्याली पुलाव मुझे भी खिलाओ। व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट?
अरे मेरे देश के आजाद नागरिकों, बोलो हाँ। जो इंडिया के सारे इश्यूज को कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ इश्यूज, एक जन, हाँ। एक तो कोई बोलता ही नहीं है, बोले तो 4-5 एक साथ फट पड़ते हैं, 1 by 1। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर होता है, नहीं कोई ये सुनना था, डिफेंस मिनिस्टर होता है मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री भी होगी। मिनिस्टर तो तब होगा ना जब मिनिस्ट्री होगी, ये बताना पड़ता है भाई, ठीक है। सो डिफेंस मिनिस्टर होता है, और फॉरेन मिनिस्टर होता है, और फाइनेंस मिनिस्टर होती है, होता नहीं है, होती है, और प्रेसिडेंट नहीं होता है, प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अबव होता है, और होम मिनिस्टर होता है, और एजुकेशन मिनिस्टर, और रोडवे स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है, और हाँ, इतने सुने हुए से लग रहे हैं। बस मेरे को इतना पूछना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे कितने मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज होते हैं? हाउ मेनी मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज आर देयर? 8-9? How many ministers and ministries are there? To tell you specifically, let me tell you this is very clearly. जब बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग में आया था, there were 35 ministries with 28 ministers. 35 ministries with the 28 ministers. आज के डेट में, if I am not wrong, there are 54 ministries with 93 departments. 54 ministries with 93 departments. और देख ही लेते हैं ना, ये पूरा इंफॉर्मेशन इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। इट्स जस्ट दैट कि हम ऐसी वेबसाइट्स कभी जाते नहीं है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई कि अगर नेट कनेक्शन चल रहा है नहीं, यहां का 58 मिनिस्ट्रीज प्रोबेबली, हाँ जस्ट होल्ड। सो हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज एंड मिनिस्टर्स तुम्हारे लिए सर्च करके रखा हुआ है। 58 यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड 93 डिपार्टमेंट्स। आई गेस मैंने 53 मिनिस्ट्रीज एंड 98 मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स बोले, इट्स इनवर्स। 58 मिनिस्ट्रीज, 93 डिपार्टमेंट। एंड इफ यू गो, देयर इज वन नेशनल वेबसाइट कॉल्ड india.government.in। नॉर्मली इंडिया के मिनिस्ट्रीज के सब वेबसाइट .gov.in से शुरू होते हैं। You just click here and you will see the entire list of what are the ministries and who are the ministers. जैसे, और ये खास करके सुनिएगा, ये क्यों जरूरी है? बिकॉज दिस इज योर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यही तुम्हारा चैप्टर है। मैंने पिछले 2 दिन से जो सब पढ़ा रहा हूं वही तुम्हारा चैप्टर है, और आज भी जो पढ़ा रहा हूं वही तुम्हारा चैप्टर है। पर आज स्पेसिफिकली बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअली हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की चीजें देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद 3 मिनिस्ट्रीज को लेकर चल रहा है। 3 मिनिस्ट्रीज नहीं, 1 मिनिस्ट्री, 2 डिपार्टमेंट्स को। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, ठीक है। ये खुद प्राइम मिनिस्टर्स ने हाथ में क्यों रखा है? बिकॉज सीधे कंप्लेन्स जो है पब्लिक ग्रीवियंसेस, वो सीधा प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, ठीक है। पेंशन इसलिए बिकॉज पेंशन इज लीनियन मिनिस्ट्री, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, तो एक छोटा सा डिपार्टमेंट खुद प्राइम मिनिस्टर संभाल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, इट इज काइंड ऑफ कौन सा पर्सन कहां पे अपॉइंट किया जाना चाहिए। इट्स नॉट HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला नहीं है, इट्स जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। दैट मीन्स कौन से पर्सन को कहां ऑक्यूपाई करना चाहिए। देन इफ यू गो, एक और चीज लिखी है, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड अदर पोर्टफोलियोज आर अलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, आर नॉट पोर्टफोलियोज नॉट अलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। ऐसा कोई डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है जो खाली है और किसी को अलोकेटेड नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे वो भी मैं देख लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वन फाइन डे एखादा मिनिस्टर एखादे मिनिस्ट्री का टपक गया, या तो फिर रिजाइन कर दिया, आजकल होता है ना इधर उधर भाग दौड़, तो भाग गया कि दूसरी पार्टी में। तो ऐसे सिचुएशन में वो मिनिस्ट्री खाली होगी ना, तो उसको टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है दे कैन हैंडल इट बेटर, कोई दिक्कत नहीं। नीचे फिर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दैट इज राजनाथ सिंह जी हु इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिस्टर अमित शाह जी
आपने इनको होम मिनिस्ट्री में सुना है. ही इज ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. कोऑपरेशन मतलब सभी डिपार्टमेंट्स और सभी राज्यों में साठ गांठ बढ़ाए रखने के लिए ही इज देयर. अभी तुमने शायद सुना होगा, आज या कल की ही न्यूज है, कौन से राज्य की सरकार पलट गई? बिहार तो कब की पलट गई? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज ही की बात है. इधर अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश की सरकार पलट गई है. चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है. 10 में से 8 सीटें इनकी आ गई है. बीजेपी को ज्वाइन कर लिया गया है. बीजेपी की चीफ मिनिस्टरशिप शुरू हो चुकी है. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो दिस इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. दैट इज अ फायदा कि आप एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के अंदर जा सकते हो. नीचे कल जिसका मैंने गुणगान किया था, नितिन गडकरी जी, ठीक है. देन दीदी बुलाती है पर जाने का नहीं. ही इज द जेम ऑफ अ गाय. हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जयशंकर प्रसाद, ठीक है. ये भारी आत्मा है, ठीक है. मतलब कभी इनका तुमने बायो देखना, यू विल कम टू नो कि क्या आदमी है ये. देन बचे हुए कुछ काम के नहीं. बेटर इज पीयूष गोयल. ही इज कॉमर्स इंडस्ट्री वाला. इनकम टैक्स वगैरह से रिगार्डिंग जितने भी चीजें होती है, दैट इज पीयूष गोयल या उनके अफेयर्स. एंड एट द सेम टाइम स्मृति ईरानी, शी इज अ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है. नीचे फिर आई गेस प्रोबेबली आपको बहुत सारे मिनिस्टर्स नहीं पता होंगे, उनके मिनिस्ट्रीज भी नहीं पता होंगे. एक चीज जो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, दिस इज कॉल्ड, ये जो मेन लोग हैं ना, इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है. ऊपर दिख रहा है कैबिनेट मिनिस्टर्स नाम, जोर से बोलो हाँ या ना. अब हर एक के पास, नियरली आप देखना राइट साइड में हर एक के पास, लेफ्ट में भी है, हर एक के पास 2-2, 3-3 मिनिस्ट्रीज है. मतलब ऐसा हो सकता है कि एक मिनिस्टर 2-3 मिनिस्ट्रीज को बहुत आराम से चला ले और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अभी तक के सबसे इफिशिएंट मिनिस्टर माने जाते थे अरुण जेटली जी. वो 4 मिनिस्ट्रीज लेके घूमते थे. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. हाँ, जब बीजेपी की पहली बार सरकार बनाई थी, बहुत सारा काम दे दिया था उनको. आफ्टर दैट मनोहर पर्रिकर जी, गोवा के चीफ मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उठाया. फिर होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी को ट्रांसफर किया गया. दिस इज हाउ धीरे धीरे उनका काम कंसोलिडेट किया गया था. देन आप देखोगे दिस इज कॉल्ड कैबिनेट. हमेशा देखना इलेक्शन के बाद में इसी चीज की मारामारी होती है कि कैबिनेट में किसका नाम आएगा, और सभी मिनिस्टर इसके लिए जैक लगाते हैं. ठीक है, आप देखना जैक कौन से लेवल के लगाते हैं और कैसे सरकार पलटा सकते हैं, इसके मैं नीचे एविडेंसेस दूंगा. नीचे देखिएगा, आप बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा. फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज. इन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को एमओएस कहा जाता है. मॉस क्या कहा जाता है? सब जन बोलो मॉस. ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले. व्हाट डू मीन बाय मॉस इंडिपेंडेंट चार्ज? मॉस इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन से, प्रेसिडेंशियल मतलब द्रौपदी मुर्मू जी के रिकमेंडेशन से, प्राइम मिनिस्टर ऐसे मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता है जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे नजर रखे. किसके बिहाफ पे नजर रखे? प्राइम मिनिस्टर. अब ऐसा समझ लो, प्राइम मिनिस्टर, सब जन फोकस करना इधर, बोर्ड के ऊपर मेरी तरफ ध्यान देना. प्राइम मिनिस्टर के नीचे कैबिनेट पूरा, ये पूरा क्या आ गया? कैबिनेट मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर को अब इसमें से 2-3 मिनिस्ट्रीज के ऊपर डाउट है कि ये मिनिस्ट्री ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही, इनका रिपोर्टिंग मुझे स्पेसिफिकली चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर सीधा कैबिनेट की किसी भी मिनिस्ट्री के ऊपर खुद का मॉस इंडिपेंडेंट चार्ज अपॉइंट कर सकता है. कि भाई प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, ये भाई तू जा, ये मिनिस्ट्री ठीक से नहीं चल रही, इसके बारे में ध्यान दे और सीधा मेरे को रिपोर्टिंग कर. कैबिनेट मिनिस्टर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है. सो मॉस इंडिपेंडेंट चार्ज इज एक्चुअली सबऑर्डिनेट टू कैबिनेट मिनिस्टर. मतलब प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मॉस इंडिपेंडेंट चार्ज आता है. बट मॉस इंडिपेंडेंट चार्ज वाला कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता है, सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है. किसको रिपोर्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर. दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज. इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब ये बंदे को प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली अपॉइंट किया है कि उसको इस मिनिस्ट्री का स्पेसिफिक रिपोर्टिंग चाहिए, इसलिए, या इस मिनिस्ट्री में कुछ तो भी गलत चल रहा है ये देखने के लिए. अब इंडिपेंडेंट चार्ज में आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो राव इंद्रजीत सिंह है, ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये 3 चीजों के ऊपर पंत प्रधान जी ने खुद की पर्सनल आंख रखी हुई है. इन 3 मिनिस्टर्स के थ्रू ये बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी कि ये 4 डिपार्टमेंट मेरी आंखों के सामने से जाने नहीं चाहिए, हर वीक में मुझे इनका रिपोर्ट चाहिए क्या चल रहा है. एंड दैट्स व्हाई यू सी द प्राइम मिनिस्टर इज विजनरी, एज यू सी फर्स्ट टू स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. खुद ही मिनिस्ट्री, मतलब जिस डाटा के बेसिस पे प्लानिंग किया जाता है वो डाटा प्राइम मिनिस्टर ने खुद के रिपोर्टिंग में रखा है. उसी के नीचे प्लानिंग मिनिस्ट्री भी उसी बंदे को दी है, बिकॉज
द हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स विल ओनली हेल्प टू क्रिएट अ फ्यूचर प्लान। बोलो हाँ या ना, जोर से बोले सर नो। साइड बाय साइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुद के हाथ में रखा है, विच इज अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि प्लान करना है तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ में लेके जाना पड़ेगा। और सबसे आखिरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस रखा है, बिकॉज देश में कभी भी लॉ एंड जस्टिस का होल्ड करते हुए कुछ डिक्लेयर करने की जरूरत पड़े, जैसे इमरजेंसी, नेशनल वॉर डिक्लेयर करना है, या फिर कोई लिटिगेशन चल रहा है उसको रोकना है, या स्पीड में, जैसे दिल्ली में गैंगरेप केस हुआ था, बोलो हाँ या ना, तो मिनिस्टर को लगता है इसको बहुत स्पीड में निकाल के इसका जस्टिस देना चाहिए, अदरवाइज देश में दंगे हो जाएंगे, तो लॉ एंड जस्टिस की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर मोस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो एक बार मुझे वापस से बोलो, सबसे ऊपर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे कौन है? कैबिनेट। कैबिनेट के ऊपर कौन अपॉइंट हो सकता है? मॉस, विथ कौन सा चार्ज? इंडिपेंडेंट चार्ज। इसको मॉस आईसी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मॉस आईसी। मॉस आईसी कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करता है क्या? नहीं, दे विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार, सुनो। और फिर आते हैं नॉर्मल मॉस। नॉर्मल मॉस मतलब ऐसे लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, कैबिनेट के नीचे मॉस एंड मॉस आईसी। मॉस एंड कौन बोले एक बार? मॉस आईसी। हालांकि मॉस आईसी विल रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर, बट नॉर्मल मॉस, जो नीचे का नॉर्मल मॉस है, दे विल रिपोर्ट टू कैबिनेट। दे विल रिपोर्ट टू किसको बोले एक बार? कैबिनेट। और आप देखो, मजेदार बात है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको दिखेगा जितने अपक्ष वगैरह वाले थोड़े बहुत लोग रहते हैं ना, वो सब मॉस में लाके रख देते हैं। जितने नॉर्मली थोड़े बहुत अपक्ष में, हर स्टेट के अपक्ष में कोई लोग हैं जिनकी छोटी मोटी पार्टीज है, उनको मॉस अलोकेट कर दिया जाता है। इससे होती दो चीजें हैं, उनकी जितनी भी सीट्स होती है उस स्टेट की वो आपको मिल जाती है, और दूसरा, वो मिनिस्टर जो है अपक्ष वाला, जिसकी छोटी मोटी पार्टी है, उसको कैबिनेट में रिपोर्टिंग की जगह मिल जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार, सर नो। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का अपेक्स। मैं जो आपको फ्रेमवर्क पढ़ाने वाला हूं ना, मैं मतलब क्या, इंस्टीट्यूट ने जो आपको पढ़ाने के लिए बोला है, मेरे मर्ग घर से तो लाया नहीं मैंने, सो इंस्टीट्यूट ने जो आपको फ्रेमवर्क पढ़ाने के लिए बोला है ना, उसकी शुरुआत ही यहां से होती है कि भैया प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के नीचे कैबिनेट, कैबिनेट के नीचे मॉस एंड मॉस आईसी। अब इनके कुछ मिनिस्ट्रीज को हमको पढ़ना है, स्पेसिफिकली हमारे रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री है इसमें से मैं आपको दिखा दूं। डिफेंस वाला तो हमसे रिलेटेड नहीं है, हालांकि हमको बहुत फायदा है इसका, पर हमसे हमारे रिलेटेड होम अफेयर्स, ठीक है, होम अफेयर्स हमारे काम की चीज है। दूसरा, रोड ट्रांसपोर्ट काम का नहीं है। फिर दीदी का तो सब कुछ काम का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, एंड कुछ कुछ केसेस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एंड होम अफेयर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, सुनो। ऐसे 4 से 5 मिनिस्ट्रीज है जो हमारे चैप्टर में इंक्लूड की गई है, और हर मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर मिनिस्ट्री में क्या होते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट। सबको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या बच्चों? बोलो हाँ या ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस एंटायर पिक्चर इज कॉल्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट। This entire picture is called as central government. Prime Minister, Cabinet, MOS IC. Is it very clear guys? अरे बोलो, पक्का सबको क्लियर है? चलो मैं इसको लिखवा दूं अभी, आ जाइए बोर्ड के ऊपर, लेट्स गो। ओके, सो नीचे हेडिंग डालिए, व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट? 2 क्वेश्चंस लिखने हैं हमको, आंसर एक ही है। लिखना, व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑफ इंडिया। दूसरा सवाल, हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज आर देयर इन इंडिया and what is
structure. And what is structure? How many ministries are there in India and what is the, क्या बोले एक बार उसे structure. सबने लिख लिया, बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस और नो. तो अब नीचे मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ठीक है. सो लिखिएगा सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. क्या बोले एक बार, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नीचे कौन आता है बच्चों, बोलो एक बार. कैबिनेट मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स. अब इनका नंबर हो सकता है चेंज हो, इसलिए एग्जाम में प्रोबेबली आपको कोई नंबर्स वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर कल किसी नए मिनिस्ट्री का नया मिनिस्टर बना दिया जा सकता है. जोर से बोले एक बार यस और नो. सो कैबिनेट मिनिस्टर्स आर देयर. कैबिनेट मिनिस्टर्स कितनी मिनिस्ट्रीज को हैंडल करते हैं और कितने डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं, अभी हमने पढ़ा था. दैट इज 58 मिनिस्ट्रीज है ना. 53 98, राइट. सेम प्रॉब्लम. वही 58 93. रुको तुम जीवन में. 58 मिनिस्ट्रीज एंड 98 डिपार्टमेंट्स. हाँ 93 डिपार्टमेंट्स. एक बार कोई इसको मेरे को ही लिखना पड़ेगा 10 बार. 58 मिनिस्ट्रीज एंड 93 क्या बोले एक बार जो से डिपार्टमेंट्स. लिख लिया सबने, बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस और नो. अच्छा, कैबिनेट के नीचे कौन होता है, बोले एक बार. दो पार्ट्स. सबसे पहले कौन होता है, मॉस. मॉस मतलब कौन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स. मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्यार से हम क्या बोलते हैं इसको, मॉस, ठीक है. और दूसरा कौन होता है, मॉस आईसी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज. मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट क्या बोले एक बार जो से चार्ज. लिख लिया सबने, बोलो बच्चों हाँ या ना. नाउ प्लीज टेल मी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नॉर्मल मॉस किसको रिपोर्ट करता है. सो यहां से एरो ऊपर लेके जाइए और लिखिए रिपोर्ट टू कैबिनेट मिनिस्टर. रिपोर्ट टू कैबिनेट मिनिस्टर. एंड मॉस आईसी ब्रैकेट में लिखिएगा, मॉस आईसी, मोसिक भी बोला जाता है, मोजाइक. मॉस आईसी किसको रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर. आर यू अंडरस्टैंडिंग, जोर से बोलो यस और नो. अब इसमें से हमारे काम की मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी है, हमारे सिलेबस से काम में आने वाली. तो देखिए, अब ये है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का ही नोट्स जो हमने बनाए हैं, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को ही कॉपी पेस्ट किया है मैक्सिमम केसेस में. जहां पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने कुछ मिनिस्ट्रीज के नाम हमको दिए हैं जो हमको याद रखने चाहिए. एज यू सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हमको पढ़नी है, मैं अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूं कौन कौन से मिनिस्ट्रीज देखने हैं. सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, उसके अंदर होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट्स, उसके बाद में डिपार्टमेंट्स फॉर द लैंग्वेजेस, मतलब होम अफेयर्स में भी डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस होता है, लिंग्विस्टिक जिसको कहा जाता है, जिसके 3 डिपार्टमेंट्स है. देन देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के डिवीजन, और फिर शुरू होता है अथॉरिटेटिव बॉडी जैसे सेबी, IRDA, RBI एक्सेट्रा. मिनिस्ट्री इज अ गवर्नमेंट, अथॉरिटी इज डिफरेंट. कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना. सो कितने मिनिस्ट्रीज हमको पढ़ने हैं, एक बार वापस बोलो, कौन कौन सा. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जोर से बोलो क्या क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. क्लियर है, ये 4 मिनिस्ट्री. बाद में अथॉरिटीज देखेंगे. तो उसी क्वेश्चन के नीचे, उसी आंसर के नीचे लिखिएगा, फॉर अवर सिलेबस,
for our syllabus. Four ministries are important. पहला, कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ किसका? होम अफेयर्स। और चौथा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, नाउ टेल मी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को शॉर्ट फॉर्म में मॉफ कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मोहा एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एमएलजे। ठीक है, दीज आर द कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स यूज फॉर फोर मिनिस्ट्रीज। लिख लिया सबने? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। नाउ टेल मी, इनके कर्ता धर्ता सवर्ता कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारामन जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारामन जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित भाई शाह, अमित भाई, एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस देख लीजिए, किधर गया ये? इधर आया, किधर गया? मॉस आईसी में नहीं है, होल्ड, मॉस आईसी में इंडिपेंडेंट चार्ज दिया है उसका, इधर ही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, होम अफेयर्स, सिविल, होल्ड 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 होल्ड, इतने नीचे तो नहीं जाएगा लॉ एंड जस्टिस। इंडिपेंडेंट चार्ज अलग से दिया है, बट जहां तक मेरे को लगता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज अंडर द निर्मला सीतारामन। इंडिपेंडेंट चार्ज का रिपोर्टिंग अलग है, दैट इज अर्जुन मेघवाल इज द इंडिपेंडेंट चार्ज रिपोर्टर। ठीक है, पर ऐसे सिचुएशन में आप, और सी अर्जुन मेघवाल इज मॉस, ये कौन है बोले एक बार उसे? मॉस। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मॉस के हाथ में पूरी मिनिस्ट्री छोड़ दी। ठीक है, देयर नीड टू हैव सम मिनिस्टर, और उसी के बाद में ये रिपोर्टिंग वर्क किया जा सकता है। ठीक है, सो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है इस सिचुएशन में, जो माइट भी इन्होंने वेबसाइट के ऊपर नहीं लिखा है, बट नॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज अफिलिएटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑल्सो, क्योंकि कॉर्पोरेट अफेयर्स इज नथिंग बट अ कंपनीज एक्ट विच इज अ लॉ, कॉर्पोरेट अफेयर्स इज नथिंग बट अ एलएलपी एक्ट विच इज अ लॉ। कॉर्पोरेट अफेयर्स में आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई, ये तीनों अथॉरिटीज भी वर्क करते हैं, और लॉ को इंडिया में इंप्लीमेंट करने का काम ये तीन अथॉरिटीज का ही चलता है, आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमआई। एंड दैट इज व्हाई इट इज क्वाइट पॉसिबल कि निर्मला सीतारामन विल बी ऑल्सो गवर्निंग अ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जस्ट उसका रिपोर्टिंग अर्जुन जी स्टेट अवे प्राइम मिनिस्टर को कर रहे हैं। बट ठीक है, अगर इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया, एनीवेज तुम्हारे मॉड्यूल में इसके बारे में तो कोई नाम लिखा ही नहीं है। ठीक है, मॉड्यूल में इसके बारे में कोई नाम लिखा है क्या? नहीं, बट इट इज अवर ड्यूटी टू जस्ट अंडरस्टैंड। तो यहां पे लिख लीजिएगा, कौन है बोले एक बार? अर्जुन मेघवाल, यस और नो? सो अर्जुन मेघवाल लिखिएगा, साइड में लिखिएगा मॉस आईसी, मोसाइक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मॉस आईसी। पर इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप लॉ एंड जस्टिस में, मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आगे जाके कभी अगर आप न्यूज सुनोगे और आप सुनोगे कि निर्मला सीतारामन जी ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में डिसीजन लिया, तो तुम बौखला जाओगे कि सर ने तो बोला था ऐसा नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस मे हैपन, ये चीज को कृपया याद रखिएगा। लिखने के लिए हम अर्जुन मेघवाल का ही नाम लिखेंगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सर नो। अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? चलो बहुत बढ़िया। सो यहां हमने ढांचा बना लिया कि व्हाट इज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
आर यू गाइज रेडी नाउ? बोलो हाँ या ना। चलो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि हमको क्या 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 पढ़ना है। सबसे पहले वो 2-3 फालतू पेजेस जो हर चैप्टर में होते हैं, जो तुम जिंदगी में कभी नहीं पढ़ते, बोलो हाँ या ना। वैसे ही 2-3 फालतू पेजेस यहां पे दिए हैं। इंट्रोडक्शन, इफ यू वांट टू बिकम अ फुल फ्लेज चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ऐसा शुरुआत करेगा तो कौन पढ़ेगा रे? फुल फ्लेज मतलब ऑब्वियसली फुल फ्लेज ही, आधा काट के कैसे बन सकता है? हाफ सी है ना, बहुत बढ़िया। तो ये सब फलना ढकना, लसन, माणिकचंद, ठीक है, ये सब ठीक है। वो कल मैंने बताया था कोड ऑफ हम्मुराबी, ये उन्होंने सेम एग्जाम्पल उठा के पेल दिया। कंसेप्ट समझ में आया? कोड ऑफ हम्मुराबी में पढ़ा रहा हूं 8 साल से, तो ये मत बोलना सर ने कॉपी किया। हाँ ठीक है, आगे ये होने के बाद में फिर उन्होंने बोला है व्हाट इज लॉ। और मैं आपको बताऊं, मैं जितने भी लॉजिक क्रिएट करूंगा ना, ये पूरा टेक्स्ट उसको बहुत अच्छे से खराब करने की कोशिश करेगा। सो प्लीज जितने लॉजिक या स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं उसको थोड़ा सा सहेज के रखिए। लिखने के लिए हम आईसीआई के हिसाब से लिखेंगे, बट जो मैं बेस दिया है दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, टिल सीए फाइनल द बेस कैन बी यूज्ड। ठीक है, इनको जहां से मटेरियल में कुछ लिखने को मिला तो कट कॉपी पेस्ट करते ये लोग। सिंपल सी बात है, बहुत मुझे एक बहुत सिंपल वर्ड से बताइएगा, मॉड्यूल किसने बनाया होगा रे? आईसीआई ने बनाया। किधर है आईसीआई के हाथ, किधर है बताओ ना जरा, नालायक। आईसीआई ने बनाया मतलब किसी एम्प्लॉय वगैरह ने बनाया होगा। जोर से बोलो हाँ या ना। एम्प्लॉय है मतलब एम्प्लॉय जैसा काम कर रहा होगा। एम्प्लॉय है मतलब किसके जैसा काम कर रहा होगा? एम्प्लॉय। घर की इंस्टीट्यूट है ऐसा तो नहीं कर रहा होगा काम। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो उसने जब ये बनाया तो उसकी गारंटी है क्या कि वो आईसीआई में रहने ही वाला है अगले 10-15 साल? उसको तो जब जहां पे अच्छी सैलरी मिले वो भाग जावे। बोलो हाँ या ना। तो क्या इसकी गारंटी है कि ये एटलीस्ट 10 साल एक्सपीरियंस पर्सन जो लॉ को पढ़ाता है, समझता है, उसने बनाया होगा? तो उसको जो जिधर से कॉपी पेस्ट करने को मिला, ही डन टू बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड ड्यूटी, जो तुम्हारे सामने है। बोलो हाँ या ना। एंड दैट्स व्हाई आई से कि जो मैंने बेस बनाया उसको मत तोड़ो उस बंदे के चक्कर में जो अभी सिर्फ 2-3 साल जॉब करके किधर भाग जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? पर ऑब्वियसली लिखना यही है क्योंकि मार्क्स इसके ऊपर मिलेंगे। पर मैंने तुमको क्या बोला था कि भैया लॉ ये सिचुएशन बेस्ड बनता है। व्हाट इज लॉ? लॉ इज सिचुएशन बेस्ड रूल्स एंड रेगुलेशन टू कीप द पब्लिक सेफ। अब ये क्या बोलते हैं, पढ़ लेंगे। लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन ड्यूटीज इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। ठीक है, कुछ तो भी थोड़ा सा सिमिलर जा रही है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। द लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट अ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ अवर वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री। तुमको लगता है जो 2-3 साल के जॉब के लिए आए वो इतना क्रिएटिविटी यूज कर लेगा जीवन में? तो इसने किधर से तो भी छापेला है ये। ठीक है, और बहुत ज्यादा चांसेस ये रहते हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल बिग फोर्स जो नॉर्मली पेपर प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट्स बनाते हैं ना, उसके ऊपर ये बिग फोर्स के ही कुछ ना कुछ, बिकॉज बिग फोर के पेपर प्रेजेंटेशंस अच्छे खासे एक्सपीरियंस सीएस ने बनाए रहते हैं, तो इनको चांस मिल जाता है। इधर से ये उठा चिपका, उधर से वो उठा चिपका, गेम ओवर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब नीचे सोर्सेस ऑफ लॉ क्या लिखा है, जोर से बोलो। सोर्स कि लॉ किधर से आएला है, और उसके नीचे ऐसा पसारा लिखा है। तुम देखना सिर्फ। मेरे को एक बात बता, तुमको मैंने सवाल पूछा व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ, बोलो हाँ। मैक्सिमम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246। बोलो हाँ या ना। बाबा जी किधर किधर घूम के आ रहे? ठीक है, मेन सोर्स ऑफ लॉ यहां तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट एज पर द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली में जो बनाए हैं। फिर ये टैलेंट प्रदर्शित करने के लिए रेडी हो गए। यू मस्ट बी अवेयर दैट इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी है, हाँ।
We have a constitution, basis and the source of all laws. We elect our representatives to the parliament as well as to the legislative assembly. These representatives people make the law in the parliament and their state assemblies. उसके बाद में the parliament is ultimate law making body. Law passed by the parliament may apply through all or the portion of India, whereas laws passed by the state legislature apply within the borders of the state. ठीक है, इतना पढ़ लिया तुमने नीचे. अब देखो, अभी तक सही चल रहा था, अभी इसको ऐसा लगा मैंने कुछ तो भी बहुत अच्छा बोला, घुसा ओवर कॉन्फिडेंस में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया बोले उन्होंने, जिन्होंने यूनिटरी और फेडरल पावर्स देके रखे. इसका मतलब मेरे को भी नहीं लगता कि जिसने बनाया उसको मालूम होगा व्हाट इज यूनिटरी एंड फेडरल पावर. ठीक है, आगे मैं गारंटी से बोल सकता जिसने ये छापा है ना यूनिटरी एंड फेडरल पावर, आई विल टेल यू उसको नहीं मालूम यूनिटरी एंड फेडरल पावर का मतलब क्या है, अदरवाइज वो ये छापता ही नहीं था. ठीक है, आई विल टेल यू क्या होता है. इट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी फेडरल पावर. पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. Federal Court has established and had a jurisdiction of the appellate. Originates the advisory. Powers of the appellate jurisdiction extend to the civil and criminal cases, whereas the advisory jurisdiction was extended with the powers of the Federal Court to advise the Governor General in the matters of the public opinion. The Federal Court operated for 12 years, heard through roughly 151 cases. The Federal Court was supplanted by Indian current apex court, the Supreme Court of India. Full stop. Do you seriously think कि जिसने ये पैराग्राफ बनाया है उसको खुद को समझ में आया है कि इसने क्या बनाया है? अब मैं आपको बोलता हूं क्या सिचुएशन है, ये इसने क्यों लिखा. आई विल टेल यू. इसको ज्ञान बांटना था प्री इंडिपेंडेंस एरा का. ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के पहले कि क्या लॉ होना चाहिए था इसका इसको ज्ञान बांटना था, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद का ज्ञान तो सबको मालूम है. तो इसके में क्या खास बात है, तो खुद की खासियत दिखा रहा है. तो इसने बोला कि भाई साहब प्री इंडिपेंडेंस एरा में 1937 के वक्त ब्रिटिश फेडरल गवर्नमेंट ने इंडिया को पावर दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया जाए. इंडिया मतलब इंडिया में वर्क करने वाले गवर्नर जनरल्स एज पर ब्रिटिशर्स. एक्चुअली इसने जो ये वर्डिंग यूज किया है ना, ये भी गलत है. आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली. हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब जाएंगे 1881 में, इंडिया में लॉ बनाने के लिए फेडरल एजेंसीज थी ही नहीं. व्हाट इज फेडरल एजेंसी, पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं. फेडरल एजेंसी का मतलब होता है क्वीन या किंग या डिक्टेटर ने अगर किसी स्पेसिफिक एजेंसी को अपॉइंट किया है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक टास्क, तो उसे फेडरल एजेंसी कहा जाता है. जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. दीज आर स्पेसिफिक टास्क वाले एरिया. फेडरल वर्ड आया, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने इस टास्क को स्पेसिफिकली अपॉइंट किया. जैसे फेडरल रिजर्व्स, कि भैया ये रिजर्व गवर्नमेंट के स्पेसिफिक टास्क के लिए ही यूज होगा. अब मैं आपको एक सिंपल मेंशन चीज करूं, फेडरल लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं होता है कि वो इंडिया के रिगार्डिंग कोई लॉ बनाए. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वाला है और वो एक्ट बनाया गया है बाय लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश. और इंडिया में सभी के सभी लॉज बाय लॉ कमीशन ऑफ द ब्रिटिशर्स के थ्रू ही बनाए जाते थे. 1947 तक के जितने भी लॉज बने हैं वो सबके सब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू बनाए गए. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया गवर्न बाय ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाए थे और उन्हीं लॉज को हम आज के डेट में पढ़ते हैं. योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, योर पार्टनरशिप एक्ट, ये जितने भी लॉज है जो आपको 1947 के पहले के दिखते हैं, ये सभी के लगभग लॉज ये ब्रिटिश लॉ कमीशन ने बनाए हुए लॉज है. हम निगोशिएबल की हिस्ट्री के अंदर इसको बहुत सही तरीके से पढ़ेंगे. और इसने जो फेडरल का प्रवचन बांटा है, एक्चुअली ये बोलना चाहता है कि उस वक्त का जस्टिस कोर्ट को कहा जाता था फेडरल जस्टिस कोर्ट.
जिसने नियरली प्री इंडिपेंडेंस एरा में 151 केसेस एंटरटेन किए और उसको आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिप्लेस किया है। मेरे को समझ में नहीं आया कि पहले एरिया के अंदर बोला कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, सीधा वो सुप्रीम कोर्ट पे टपक गया, क्यों? उसने फेडरल कोर्ट की जगह पे यहां मेंशन करना चाहिए था कि ब्रिटिश लॉ कमीशन वाज एनेक्टेड विथ अ पावर टू क्रिएट द लॉज इन एंटायर इंडिया बिफोर प्री इंडिपेंडेंस। इतना भी सेंटेंस लिखता तो इज्जत बच जाती। पर इसने क्यों लिखा पता है? ये इसने किधर से तो भी कॉपी किया है और उसको खुद को नहीं मालूम वो क्या लिख रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो इट शुड नॉट बी दिस पैराग्राफ, द पैराग्राफ शुड बी ब्रिटिश लॉ कमीशन ऑफ द इंडिया एक्चुअली क्रिएटेड मेनी डिफरेंट लॉज इन अ प्री इंडिपेंडेंस एरा सच एज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। ये भी लिखता ना तो समझ में आता कि सिलेबस के बहुत सारे लॉज ब्रिटिश लॉ कमीशन ने बनाए हैं, रादर देन तुम फेडरल लॉ कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ज्ञान झाड़ो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लॉजिक क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ आप बिंदास्त रहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की उनकी भी हिम्मत नहीं है क्योंकि उनको खुद को नहीं पता उन्होंने क्या लिखा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नीचे ये होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से वो पूरा वापस आ गया जगह पे, उसको लगा कि उसने कुछ तो भी गलती कर दी। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोले 1950s में बना और उसके बाद में हमने हमारे डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स वगैरह इंप्लीमेंट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। यहां पे वो स्ट्रीमलाइन हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? पर एक चीज जो इसने यहां पे लिखी वो एक थोड़ी सी रिलेवेंस वाली है। इस एरिया में मैं आपको कह सकता हूं कि उसने कुछ कुछ जगह पे सिविल और क्रिमिनल केसेस के रेफरेंसेस दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ सिविल केसेस एंटरटेन करता है और सुप्रीम कोर्ट कुछ कौन से केसेस एंटरटेन करता है बोले एक बार, क्रिमिनल। ये उसने मेंशन करने के लिए शायद यहां पे मेंशन किया जा सकता है क्योंकि आपका अगला जो पार्ट उन्होंने बोला है ना, वो यही बोला है कि टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडिया। हालांकि ये भी डायग्राम मुझे पसंद नहीं आ रहा बेसिकली। सी ऐसा नहीं कि मैं मेरा प्रचार करना चाहता हूं, आई जस्ट वांट अ करेक्ट थिंग टू बी टोल्ड टू द स्टूडेंट्स। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हो जो इस देश के 1% पब्लिक में से रहने वाले हैं, जो लॉ का ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं, तुम ऐसी चीजें उनके मॉड्यूल में नहीं लिख सकते फ्रैंकली। इन्होंने यहां पे लिखे हैं कैटेगरीज ऑफ लॉ। देखिए कैटेगरीज ऑफ लॉ लिखे हैं, सिविल, क्रिमिनल, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाले लॉ। ये 4 लॉज लिखे। मेरे हिसाब से यहां पे स्ट्रेट अवे आपने 3 डिफरेंट लॉज लिखने चाहिए थे, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, और फिर उसका आपने डिवीजन देना चाहिए था कि इसमें से कौन सा सिविल है, कौन सा क्रिमिनल है, कौन सा वाला कॉमन लॉ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अरे जोर से बोलो यस और नो। ये चीज करनी चाहिए थी। हालांकि सिविल, क्रिमिनल, कॉमन लॉ बोल दिया पर उन लॉज का कोई मतलब नहीं दिया है आगे, सिर्फ लॉज के नाम देके रखे हैं। मेरे को एक बात बता रहे, मैंने तेरे को बोला कि क्रिमिनल लॉ मतलब सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मैंने तेरे को बोला कि क्रिमिनल लॉ मतलब इंडियन पिनल कोड। चल दो लॉ के नाम मैंने तेरे को बोल दिए कि व्हाट इज द क्रिमिनल लॉ? द लॉ विच इज पर्टेनिंग टू द रॉन्ग एंड पनिशेबल फॉर द सेम, जिसके अंदर इंडियन पिनल कोड आता है एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आता है। बस पैराग्राफ खत्म। कि क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है सिविल, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन पिनल कोड। क्या इससे तेरे को समझेगा? करे एग्जैक्ट क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या होता है? टेल मी व्हाट, मुझे मीनिंग बता, मुझे टाइप नहीं चाहिए क्रिमिनल लॉ के। यू टेल मी द मीनिंग कि क्रिमिनल लॉ में किस चीज को बोलूं। यू टेल अस द मीनिंग। ये टाइप बोला है तुमने, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ के नाम पे उसने क्या पेल के रखा? व्हाट इज अ सिविल लॉ? बोले एनी कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ। वो 1908 वाला कोई भी सिविल प्रोसीजर कोड उठा लीजिए तो ये सिविल लॉ है। अरे यू आर जस्ट टेलिंग अस द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सिविल लॉ। आई डोंट वांट टाइप्स ऑफ द सिविल लॉ, आई वांट द मीनिंग व्हाट इज द सिविल लॉ। क्योंकि इसके बाद में अगर इस देश में सिविल या क्रिमिनल लॉ बनेगा तो मुझे पता होना चाहिए इसका पैरामीटर क्या है। आई एम गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, मेरे को मालूम होना चाहिए कि तुम सिविल और क्रिमिनल कौन से बेसिस के ऊपर बाइफरकेट कर रहे हो और मैं क्यों मानूं कौन सा सिविल और कौन सा क्रिमिनल है। मुझे बेस ही नहीं पता तुम कौन से लॉ को क्रिमिनल कह रहे हो, कौन से लॉ को सिविल कह रहे हो। So first primary thing, you should define union, state and concurrent, then you define civil, criminal, civil और criminal का differentiation, and then you define कि इसके अंदर कौन से laws आते हैं। Absolutely mess कि ये कुछ तो भी उठा के authority का structure डालना है, फाउंडेशन के बच्चों के लिए पेल दो। तो जिसने नहीं दिमाग लगाया ना तो ऐसा फटेगा, वो कैसे याद रखेगा? क्या किस लॉजिकल बेसिस पे याद रखेगा? इट्स अ वेरी ग्रेव इनजस्टिस।
नाउ इस वजह से नाउ वी हैव टू पीक इनटू व्हाट इज अ सिविल एंड क्रिमिनल थिंग्स। अब मैं आपको, मेरा अब ये टेंशन नहीं है कि तुमको ये पढ़ाना कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ कौन सा, मेरा ये टेंशन है कि पहले तुम इस वर्ड को समझो कि व्हाट इज अ सिविल केस एंड व्हाट इज अ क्रिमिनल केस। तुमको मालूम ही नहीं कब सिविल केस होता है, तुमको मालूम ही नहीं कब क्रिमिनल केस होता है, तो कैसे बोलेंगे तुम सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंशिएशन? एक्सेप्ट फॉर द वर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रे? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? कोई नहीं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो क्रिमिनल है, सिविल प्रोसीजर वो सिविल है, ऐसा मीनिंग लेंगे क्या? कुछ भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोलो एक बार, सुनो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग जो इन्होंने देना चाहिए था, बट इट्स ओके। लेट अस गो बाय प्रोसीजर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नाउ जस्ट आई वांट टू आस्क यू टू डिफरेंट वर्ड्स, वेरी सिंपल टू डिफरेंट वर्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय सिविल केस? अब इसका थेसिस देखना आप कितना प्यारा है। व्हाट डू यू मीन बाय सिविल केस एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल केस? क्या फर्क है? एक केस सिविल होता है, दूसरा केस क्रिमिनल होता है। इन दो केसेस में क्या फर्क है? प्लीज टेल मी। एनीवन? नाउ यू थिंक कि तुमको सिविल और क्रिमिनल वर्ड के मीनिंग ही नहीं पता, और तुमको क्या पढ़ा रही है? व्हाट इज अ सिविल लॉ, व्हाट इज अ क्रिमिनल लॉ। कैसे पढ़ेगा रे इसको? बोलो, व्हाट इज सिविल, व्हाट इज क्रिमिनल? एवरीबडी, एनीवन? लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ, ख्याली पुलाओ, मुझे भी खिलाओ। क्या वर्डिंग का मीनिंग है? सिविल वर्ड का मीनिंग क्या है? क्रिमिनल वर्ड का मीनिंग क्या है? सर क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल। बोलो, व्हाट इज सिविल, व्हाट इज क्रिमिनल? यस बोलो। नहीं नहीं बोलो। सिविल इज, सिविल राइट्स वायलेट होते हैं तो सिविल लॉ लगता है। बेसिक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आर सिविल लॉस। ओके, जिंदा रहना बेसिक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। मैं सी अंडरस्टैंड, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग। सो लेट एक ऐसा चीज सोचना चाहिए कि उसकी वजह से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा। तुमने सोचा भी नहीं, वो कुछ तो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऑन कुछ तो बोल रहा, मैं सपोर्ट कर रहा भाई, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर अगर कुछ होता है तो सिविल लॉ है। मुझे बताओ, जिंदा रहना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है? वो तो एनिमल ग्राउंड भी है कि जिंदा रहना है हर एक एनिमल को। बोलो हाँ या ना? ह्यूमन का भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है कि मेरे को जिंदा रहना है। मर्डर हो गया तो सिविल रहेगा क्रिमिनल रहेगा? उसने बोला ह्यूमैनिटेरियन तो सिविल है, तो मर्डर हुआ तो जिंदा रहना वो जो सिविल ग्राउंड तो सिविल केस ना। ज्यादा से ज्यादा क्या फाइन लगेगा? 50,000 रुपए। एक मर्डर 50,000, दो मर्डर 1,00,000। जिसके पास 1 करोड़ है शुरू हो जा। व्हाट इज सिविल, व्हाट इज क्रिमिनल? नाउ यू अंडरस्टैंड। तुमको सिविल और क्रिमिनल लॉ पढ़ाने वाली है। ओके, प्लीज फोकस। इनके वर्डिंग इतना डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना, बहुत गौर से सुनिएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है? बहुत अच्छे सुनिएगा। नाम बोलो बेटा। तनीश, तन्या। तन्या। तन्या कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ समानता होती है तो मात्र संयोग कहा जाएगा। All character of this film are fictitious, resembling nothing, whether living or dead. If something resembles, please consider coincidence. So, Mr. Tanya, तन्या के पास लेट्स इमेजिन 100 एकड़ का लैंड था। कितने एकर्स का? सर 100 एकड़ होता तुम्हारे पास होता क्या? सो तन्या के पास कितने एकड़ का लैंड था? बोले एक बार से 100 एकड़। एक गुंडा आया या नेता, बोल लो एक ही बात है। सर तुम एक बार कंफर्म बोल दो कौन से पार्टी की तरफ से हो। सो एक गुंडा आया, लेट बी सस्पेंस। एक गुंडा आया और नेता कोई भी आया और इसने तन्या के 100 एकड़ के लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा। क्या कर लिया?
अब तन्या क्या कर सकता है? कुछ नहीं। तन्या क्या कर सकता है? तन्या कैन स्यूद हिज गुंडा और नेता। तन्या इस गुंडा और नेता के ऊपर केस केस। तन्या इस गुंडा और नेता के ऊपर क्या कर सकता है? केस। ठीक है, फोकस। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज, तन्या अगर इस गुंडा या नेता के ऊपर केस कर रहा है तो केस में ये क्या बोल सकता है या क्या मांग सकता है? प्लीज टेल मी। ये केस में क्या बोल सकता है या क्या मांग सकता है? इसने मेरी जमीन ले ली, मेरे को इसकी चाहिए। बोलो, सो तन्या क्या मांग सकता है? जमीन वापस मांग सकता है? बोलो हाँ है ना? जमीन वापस मांग सकता है, नहीं मांग सकता है? और इतने दिनों तक जमीन जो जब्त की, उसके ऊपर जो धान आया वो धान बिका, फ्रूट्स आए वो गायब हो गए, तो क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता है? ओके। सो तन्या एक तो इस केस के अंदर जमीन एंड डैमेजेस दो चीजें क्लेम कर सकता है। इज इट राइट? अपन तन्या को पूछते हैं, तन्या अगर तेरे को जमीन और जमीन के डैमेजेस मिले तो तेरी शांति हो जाएगी क्या आत्मा की? या तेरे को ऐसा लगेगा कि ऐसा तो मेरे साथ कितने भी बार हो सकता है? आज एक गुंडा, कल दूसरा, इंडिया में 543 मेंबर्स है। So, आज एक कल एक, ऐसा 543 खत्म होने तक की तो मेरी तो बोलो हाँ है ना? सो तन्या की आत्मा को शांति नहीं मिली। तन्या क्या चाहता है? तन्या बोलता है नहीं नहीं, मेरे को मेरी जमीन तो चाहिए ही चाहिए, जमीन के मैं डैमेजेस भी लूंगा, पर जिस किसी इंसान ने ये कृत्य किया है, जिस किसी गुंडा या नेता ने ये डेयरिंग किया है कि उसने मेरी जमीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, आई वॉन्ट हिम बिहाइंड बार। बार मतलब आई वॉन्ट हिम बिहाइंड जेल। बिहाइंड जेल नहीं, इन द जेल। आई वॉन्ट हिम बिहाइंड क्या? बार्स। ठीक है, कि मेरे को ये बंदा कहां चाहिए? जोर से बोलो, कहां चाहिए? जेल में। साथ में मैं ये चाहता हूं कि इस बंदे को पेनल्टी भी लगना चाहिए, सिर्फ जेल में ना जाए, इसको पेनल्टी लगे। मेरे को तुम्हारा डैमेजेस और जमीन चाहिए, पर ये बंदे ने गलत काम किया ना, तो इसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो, इसको ना तुम समझ बहुत बेटर लेवल पे समझना चाहते हो। एग्जाम्पल थोड़ा सा वाहियात है नेक्स्ट वाला, ठीक है, पर इससे ज्यादा पर्सनल फीलिंग में नहीं दे सकता, तो कृपया सह लो। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट दिस इज द ओनली वे यू विल अंडरस्टैंड दिस एज कंसिडरिंग योर एज। लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वे। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, डोंट गेट इट पर्सनल, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू हाउ इज द फीलिंग। किसी ने तुमको धोखा दिया, एक तो तुम ये चीज चाहोगे कि मेरी जान छोड़ भाई, मेरे को मेरे दिमाग पे कंट्रोल चाहिए, मैं मेरी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता हूं, राइट? ये एक फीलिंग है कि भाई मेरी जान छोड़, मैं मेरे जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता, मेरे को तेरा कुछ बुरा नहीं करना है, चल ठीक है धोखा दिया दिया, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। दिस इज द वन कैटेगरी। दूसरा वाला होता है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बोलो हाँ है ना? उसको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होना है, उसको सबक सिखाना है। उसको क्या करना है? सबक सिखाना, कि इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, फिर लगे जिम ज्वाइन करेगा। See, I am not going personal. I just want to tell you, this is nothing only the difference between civil and criminal case. आप गौर कीजिएगा, जब तन्या ने ये बोला कि मेरे को मेरा जमीन और मेरा डैमेजेस चाहिए, बस दैट्स इट। गुंडे के साथ क्या होता है, मेरे को कोई लेन देन नहीं, आई जस्ट वॉन्ट माई ओन सक्सेस, आई जस्ट वॉन्ट माई ओन सक्सेस। द केस बिकम्स अ सिविल लिटिगेशन, द केस बिकम्स अ सिविल। जहां आप किसी को पेनलाइज नहीं करना चाहते, जेल में नहीं भेजना चाहते, उसको कोई सबक नहीं सिखाना चाहते, सिर्फ खुद को सेव करना चाहते हो, द केस बिकम्स सिविल लिटिगेशन। पर जहां तुम बोलते हो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा
इंतकाम देखेगी, मतलब आप सिर्फ इससे सेटिस्फाइड नहीं हो कि आपको सक्सेस मिले, आपको चाहना तो यह है कि सक्सेस मिले, बट एट द सेम टाइम यू वांट दैट, यू वांट टू टीच अ लेसन टू द ऑपोजिट पार्टी, यू वांट दिस क्रिमिनल चार्जेस टू बी पेस्टेड अगेंस्ट द पर्सन, कि भाई इसके साथ तो कुछ तो, देन इट बिकम्स अ क्रिमिनल चार्ज, देन इट बिकम्स कौन सा, क्रिमिनल चार्ज, क्योंकि तुम इंटेंशनली किसी का गलत हो ये सोच रहे हो। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा तुम इंटेंशनली किसी का गलत हो ये सोच रहे हो ये गलत है, ना 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 ना। समझो अजमल कसाब ने टेररिस्ट बनके 200 लोगों को मारा और पूरे देश की जनता चाहती है उसको फांसी होनी चाहिए, तो एक्चुअली 140 करोड़ पीपल आर थिंकिंग कि उसको फांसी होनी चाहिए, तो 140 करोड़ पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग समथिंग रॉन्ग अबाउट अजमल कसाब। तो इंटेंशनली सब लोग गलत ही सोच रहे हैं ना उस बारे में, पर क्या ये ग्रॉस गलत हुआ है या ये सही हो रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? So whenever you paste the criminal charges, you actually thinking negative about a person, कि इसके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए, which is grave justice, not injustice. ये ग्रेव क्या बनना चाहिए? जस्टिस, कि सामने वाले पर्सन के साथ कुछ गलत हो पर ये जस्टिस हो, then it becomes a criminal charge. Are you understanding what I am trying to say? जोर से बोले एक बार यस और नो। अब जिस लॉ में आप सिर्फ खुद का सक्सेस चाहते हो, स्पेसिफिकली खुद का क्या चाहते हो? सक्सेस चाहते हो, और सामने वाले को तुम कुछ गलत करना नहीं चाहते, दिस नॉर्मली 99.99% केसेस दिस बिकम्स अ सिविल लॉ। सर वेयर इज दैट 0.1%? बिकॉज देर आर ऑलवेज ए एक्सेप्शन। डेटॉल सिर्फ 99.99% कीटाणुओं को ही मार सकता है, वो 0.1 वो मर ही नहीं रहा। ये वैसा वाला एक्सेप्शन है कि भाई सिविल लॉज में भी कुछ केसेस में आपको सबक सिखाने का मौका मिलता है, कि सिविल लॉ है, प्रॉपर सिविल लॉ है, पर इसमें भी कुछ केसेस में देयर विल बी अ प्रोविजन जहां आपको सबक सिखाने का मौका मिलेगा। दैट बिकम्स स्पेसिफिकली 0.01% केसेस ऑफ क्रिमिनल चार्जेस पेस्टिंग। एंड एट द सेम टाइम जब आप सक्सेस और लेसन दोनों एक साथ चाहते हो, इन 99.99% केसेस में द लॉ एंड द चार्जेस बिकम्स क्रिमिनल लॉ। सर इसमें भी 0.01%, हाँ, क्योंकि इसमें भी 0.01% स्कोप है कि आप सामने वाले पार्टी को निगेटिव नहीं चाहते, ये जस्ट आपकी मजबूरी है कि उसका निगेटिव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल, कोई चोर है, उस चोर ने आपके घर पे चोरी की, 2 करोड़ रुपए उसने चुरा लिए, बाद में ये बंदा उड़ाता गया और उसके पास में कुछ बचा ही नहीं एक्सेप्ट उसका खुद का घर। अब आप ये चाहते हो कि आपको आपके डैमेजेस मिले और आपको आपका घर वापस मिले, पर इसने तो पूरा फूक दिया चोर ने, बोलो हाँ या ना। और अब चोर के पास क्या बचा है? जोर से बोलो, चोर के पास क्या बचा है? उसका घर। नाउ इन द डैमेजेस यू आर क्लेमिंग हिज होम, बिकॉज यू जस्ट वांट टू क्लेम अ डैमेजेस, यू जस्ट वांट टू क्लेम योर होम, इसलिए आपने उसका होम क्लेम कर लिया। अब एक्चुअली आप देखो तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद के लिए सक्सेस चाह रहे हो। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो? आप खुद के लिए क्या चाह रहे हो? सक्सेस, कि भाई मुझे मेरा घर और डैमेजेस चाहिए, इसलिए आप उसका घर ले रहे हो, पर अल्टीमेटली ना चाहते हुए उसके साथ तो गलती हो रहा है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर दो 0.01% केसेस जिसमें आप क्रिमिनल चार्जेस पेस्ट करके भी सिविल लिटिगेशंस में चले जा सकते हो, कि नहीं भाई अब ऑप्शन ही क्या है, उसको घर बेचना पड़ रहा है, तो पर मेरे को तो सेफ होना जरूरी है, मैं उसका गलत नहीं चाहता, पर मुझे सेफ कर दो यार। So that becomes 0.01. So this is a difference between a civil and a criminal law. कि सिविल लॉ में you just want a justice for yourself. In criminal law, you want someone to be treated as a criminal. You want someone to be penalized. You want someone to be behind bars. Are you understanding? जोर से बोलो एक बार yes or no. Everybody, please tell me yes or no. Are you understanding what I am trying to say? सबको समझ में आ रहा है? अब और गौर से सुनिएगा, इन्होंने ये सब मॉड्यूल में देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं आपको बोलता हूं मेन डिफरेंस कहां आता है, कि कौन सी केस को सिविल, कौन सी केस को क्रिमिनल आप ट्रीट कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ये केस सिविल है या क्रिमिनल है। डू यू नो दैट? डू यू नो एनी डिफरेंस बिटवीन दीज 3 वर्ड्स? जज, मजिस्ट्रेट, जस्टिस। If you understand the difference between 3 words, you will understand what is civil criminal. Do you know what is judge, magistrate and justice? तीनों
जज टाइप्स में ही लग रहे हैं? बोलो हाँ या ना? तीनों जज टाइप में ही लग रहे हैं ना भाई? सर हम तो अभी तक इन तीनों को एक ही मान रहे थे जीवन में, जज मजिस्ट्रेट जस्टिस तीनों एक ही होते हैं सर। बोलो हाँ या ना? क्या डिफरेंस है तीनों में? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ो, लेवल ऑफ द जज इज जस्ट अ लेवल। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, those who entertains the civil cases of own success are called as judges। जो सिविल लॉ के केसेस को एंटरटेन करता है, ये सिविल केसेस को जो एंटरटेन करता है ना, उसे हम जज कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो यस और नो। जो क्रिमिनल केसेस को एंटरटेन करता है उसे हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट। जो क्रिमिनल केसेस के खिलाफ डिसीजन मेकिंग करता है, ही इज अ मजिस्ट्रेट। और जब ये दोनों चीजें मिलके जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल सिविल दोनों एक साथ ही एंटरटेन होते हैं। देखो बात को समझो, जज ये हमेशा सिविल कोर्ट में बैठा रहता है गाइस। जज ये हमेशा कौन से कोर्ट में बैठा रहता है? सिविल कोर्ट। मजिस्ट्रेट ये हमेशा क्रिमिनल कोर्ट में बैठा रहता है। मतलब इन दोनों का कोर्ट ऑफ लॉ भी अलग है। प्रोबेबली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब बिल्डिंग एक ही होगी, रूम भी एक ही होगी, पर जज आके बैठा तो सिविल केस बन जाएगा, चल जाएगा, दैट बिकम्स अ सिविल कोर्ट। मजिस्ट्रेट आके बैठा तो दैट बिकम्स अ क्रिमिनल कोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस होना जरूरी नहीं है, जरूरी है चेयर पे बैठ कौन रहा है। हो सकता है एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द ओनली कोर्ट रूम, यहां अगर कोई जज आके बैठा तो जो हियरिंग होगा वो सब सिविल का होगा। यहां कोई मजिस्ट्रेट आके बैठा तो जो हियरिंग होगा वो सब क्रिमिनल केसेस का होगा। सिंपल सी बात है, यहां अगर कोई जस्टिस आके बैठा तो इसी टेबल चेयर और इस रूम को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोला जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस है क्या? नहीं। सब जन बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस है क्या? नहीं। चेयर का डिफरेंस है। एक ही बिल्डिंग में, एक ही रूम में आप सिविल, क्रिमिनल, मजिस्ट्रेट, जज और जस्टिस तीनों चला सकते हो। कई सारे जगह पे जहां पे गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में तीनों केसेस चलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट्स नॉट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अबाउट चेयर। इज इट वेरी क्लियर गाइस मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार यस और नो। सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, सिविल कोर्ट ये मैं जब बोलता हूं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ना इमेजिन कीजिए, आप चेयर एंड रूम इमेजिन कीजिए। जब मैं क्रिमिनल कोड बोलता हूं, सुनो 2 मिनट खत्म तो कर दू, आपका क्वेरी जायज है पर 2 मिनट। जब हम क्रिमिनल कोड बोलते हैं तो आप चेयर और रूम को इमेजिन कीजिए। और जब मैं कहता हूं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठते हैं उन्हें कहा जाता है जस्टिस। क्या कहा जाता है? जस्टिस। जोर से बोलो, क्या कहा जाता है? जस्टिस। नाउ जस्टिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल एंड नॉन क्वेश्चनेबल होते हैं। फाइनल एंड क्या बोले एक बार? नॉन क्वेश्चनेबल होते हैं। इनको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, कहां जाओगे? भगवान के पास कि नहीं मेरे को पसंद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, दैट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। इस धरती के ऊपर तो आपको फिर कहीं पे न्याय नहीं मिलने वाला अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, क्योंकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ डिसीजन बाहर कोई ओवरराइड कर सकता है ऐसा नहीं, फिर देश छोड़ के भागना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, नॉर्मली हाई कोर्ट्स के भी डिसीजन अनलेस यू अपील टू सुप्रीम कोर्ट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। एंड दैट्स व्हाई वो लोग, वो जजेस जो डिसीजन देते हैं वो लॉ बन जाता है, सबको मानना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज जस्टिस। कि वो जो कह रहे हैं वो जस्टिस ही कह रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो जस्टिस ही है। तुम मानो या ना मानो, उनके नींव से, पेन के नींव से अगर कोई डिसीजन निकला है तो इट इज जस्टिफाइबल। दैट्स इट। That's why they are called as justice. Is it very clear? This is a difference between a civil and a criminal law, judge, magistrate and justice. अब अगर तुम बोलोगे ना कि मुझे सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ना है तो फायदा है, अब तुम बोलोगे मुझे क्रिमिनल लॉ पढ़ना है तो फायदा है। इसके पहले अगर बोलते ना तो सिर्फ प्रवचन होता था, समझ में घंटा नहीं आता था। Is it very clear? इसमें भी कुछ चीजें, पूछो क्या? जोर से पूछो क्या? सार
सर कुछ सिविल और क्रिमिनल लॉज के एग्जांपल दो ना। देखो ऐसा नहीं है कि हर लॉ सिविल क्रिमिनल दोनों होता है। सी अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ टोपा, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, लैंड का एग्जांपल है ना। अरे बोलो हाँ या ना। सो ये टोपा का एग्जांपल है। तो टोपा के अंदर लिटिगेशन दोनों केसेस में जा सकता है, सिविल में भी जा सकता है, क्रिमिनल में भी। इट डिपेंड्स ऑन केस करने वाले पे कि उसको क्या चाहिए। उसको सक्सेस चाहिए खुद का, सिविल केस। उसको किसी को लेसन देना है, क्रिमिनल केस। तो टोपा कैन बिकम अ सिविल लॉ if you wish, it can be criminal law if you wish so. It's up to you. The person putting the petition will decide what kind of case he wants. Clear है? पर कुछ लॉज ऐसे होते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट ने इसमें भी घपला किया है। हाँ, इंस्टीट्यूट ने, अब जो टोपा मैंने बोला कि इट कैन रन टू सिविल, इट कैन रन टू क्रिमिनल, नॉर्मली these laws are called as balanced laws. एक बार सब जन बोलो, इनको क्या कहा जाता है? बैलेंस। जिसको जो चाहिए उठा ले। समझ में आ रहा है? पर इंस्टीट्यूट ने इतना ग्रेव निग्लिजेंस किया है कि इन्होंने बैलेंस्ड लॉज को भी कई बार क्रिमिनल में डाल दिया, या बैलेंस्ड लॉज को भी कई बार सिर्फ सिविल में डाल दिया है। मैं आई विल शो यू द एविडेंसेस। अब जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया उसके हिसाब से टोपा में दोनों केसेस हो सकते हैं। लॉजिकली बोलो हो सकते हैं, तो मतलब ये सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। आपने देखिएगा एग्जांपल्स में कौन कौन से लिखे, और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों केसेस हो सकते हैं उसमें। क्लियर है कंसेप्ट? पर कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट सिविल होते हैं या इनबिल्ट क्रिमिनल होते हैं, विच कैन बी इधर इनबिल्ट सिविल और इनबिल्ट क्रिमिनल। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पिनल कोड, क्या बोले एक बार जो से, इंडियन, जिसके अंदर अगर आप चार्जेस देखोगे ना तो मर्डर, हाफ मर्डर, चीटिंग, फॉर्जरी, सब ऐसे वाले चार्जेस है कि सामने वाले पर्सन की बजानी चाहिए। रेप, विक्टिमाइजेशन, किडनैपिंग, आप आईपीसी की धाराएं पढ़ के देखो, उसमें से एक भी ह्यूमन वाली चीज नहीं है, सब इनह्यूमन चीजें है। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी का मर्डर हुआ, रे मर्डर हुआ लेट्स से किसी का, तो तुम क्या मांगोगे? नहीं, आई वॉन्ट माई ओन सक्सेस, कि नहीं मेरे को सक्सेस चाहिए। कैसा सके वो उसको जिंदा करके लाएगा कि जिंदा ला ले, डैमेजेस दे देगा। सो कुछ लॉज इनबिल्ट क्रिमिनल होते हैं, कुछ लॉज इनबिल्ट क्रिमिनल होते हैं। वहां जस्टिस का मतलब ही सामने वाले की बजाना है, उसके सिवा जस्टिस नहीं मिल सकता। तो इंडियन पिनल कोड हो गया बेसिक क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया बेसिक क्रिमिनल लॉ। क्लियर है? और कुछ लॉज इनबिल्ट सिविल होते हैं, जैसे आईपीसी इनबिल्ट क्रिमिनल हो गया। कुछ लॉज इनबिल्ट सिविल होते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल एक आधा लॉ बोलो तो सर माने, जैसे लेट्स से कंपनीज एक्ट 80% तक के, 80% ही बोल सकता हूं मैं। कंपनीज एक्ट में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, क्या ही सबक सिखा दोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा फाइन लगेगा। पर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या उसको जेल में डालोगे क्या रे? ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस क्लेम कर लेंगे, उससे ज्यादा क्या कर लेगा तू? हाँ सर फिर 80% को बोला, बचाओ 20%, फ्रॉड। आदरणीय रामलिंगाराजू, आदरणीय हर्षद मेहता, विजय माल्या, इनका तो क्रिमिनल चार्ज बनता है ना भाई, क्योंकि ये फिर कंपनीज एक्ट में नहीं, ये आईपीसी में घुसेंगे। इंडियन पिनल कोड में फ्रॉड में सेक्शन 420, 420। बोलो हाँ या ना। इससे भी ज्यादा कुछ और सिविल, एकदम सिविलिच, कि जिसमें क्रिमिनल का भाई साहब बहुत ही कम चांसेस जिंदगी में बन सकता है, ऐसा कोई अगर हम लॉ बोले तो प्रोबेबली 99% तक इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 99%, अनलेस एंड अनटिल तुम सलमान खान नहीं हो, तो इट इज अ सिविल लॉ। क्या तुमने नो एंट्री में गाड़ी डाली, उठा के जेल में डालते क्या रे? कल पता चला रेड सिग्नल तोड़ा इसने, लगे पुलिस आए उठा के जेल में, तेरे को तो सबक सिखवाएंगे, बताइए कौन सा कलर है। Will it be like this? So कुछ लॉज 99% सिविल होते हैं, पर जैसे मैंने बोला हर लॉ में कुछ ऐसा ऑफेंस जरूर हो सकता है जो किसी को ग्रेव डैमेज करे, एंड दैट्स व्हाई दैट 0.1%, दोनों केसेस में मैंने लिखा है, दैट्स व्हाई दैट 0.1% कैन बी क्रिमिनल। जैसे सलमान खान का ऊपर चार्ज लगा था, मैं ये नहीं बोल रहा सलमान खान ने किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल पाया बेचारा, तो सलमान खान ने लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, हुआ था ना? बोलो हाँ या ना। फिर ये पता चला कि गाड़ी में तो सलमान खान चला ही नहीं रहा था, ड्राइवर चला रहा था। कुछ दिनों बाद ये पता चला सलमान खान तो गाड़ी में ही नहीं था, कुछ दिनों बाद वो तो गाड़ी ही नहीं थी, वो तो बस थी। थोड़े दिनों बाद उसका प्लेन बन गया,
थैंक गॉड किसी ने ये नहीं बोला पानी में चलने वाला जहाज फुटपाथ के ऊपर चलना शुरू होगा। एवरीवन नोज द ट्रूथ। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो एक बार यस और नो। तो ऑब्वियसली ये इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट सिविल लॉ है, पर तुम अगर ऐसा हरकत करोगे ना फुटपाथ के ऊपर लोगों को मारने का, तो दैट 0.01% एक्टिवेट्स कि नहीं बस दिस इज नाउ क्रिमिनल। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोलो एक बार यस और नो। सो दिस इज ओवरऑल सिविल क्रिमिनल लॉज। और इसमें जो मैंने बोला बैलेंस लॉज, दोज आर कॉल्ड एज कॉमन लॉज। जो मैंने बैलेंस बोला वो क्या होते हैं? कॉमन लॉज। रही बात बचे हुए लॉज की, वो अपन करेंगे। फिलहाल इसको लिख लीजिए और मैडम क्वेरी बोलिए। डिवोर्स कौन सी इसमें आता है? तुम्हारा प्लान कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरे को। ओके, डिवोर्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन लॉ। व्हाई? डिवोर्स कौन से रीजन से हो रहा है ये बहुत मायने रखता है। डिवोर्स जस्ट बिकॉज ऑफ मियां बीवी की पट नहीं रही है, कैन बी अ सिविल लिटिगेशन कि एवरीवन वांट्स अ सक्सेस, गेट सेपरेटेड। बट डिवोर्स इज ड्यू टू चीटिंग, डिवोर्स इज ड्यू टू कि सामने वाले की तुमने मार पीट के जलाने की कोशिश की। होता है ना डिवोर्स, इस रीजन की वजह से भी होता है, डोमेस्टिक वायलेंस बोलो हाँ है ना, देन दैट कैन बी अ क्रिमिनल चार्जेस। मेरे को ना मेरे को अलग अलग सवाल आ रहे हैं, आई एम सॉरी। ओके प्लीज आस्क मी। यस, सी अंडरस्टैंड, सामने वाले का बुरा हो ये सिर्फ चाहने से नहीं होता ना, देयर शुड बी स्पेसिफिक ग्राउंड टू दैट। ठीक है, तुम दोनों सी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, झगड़ा ही इस बेसिस पे होता है कि सामने वाले का बुरा हो। अरे कोई भी झगड़ा क्या इस बेसिस पे होता है कि नहीं सामने वाले का बहुत अच्छा हो इसलिए झगड़ रहा। ऑब्वियस सी बात है कि तुम झगड़ रहे हो मतलब सामने वाले का बुरा हो, दैट इज द बेसिक इमोशन। बट द इमोशन शुड बी सपोर्टेड बाय ग्राउंड ऑल्सो ना। अगर इमोशन ग्राउंड से ही सपोर्टेड नहीं, एविडेंस से ही सपोर्टेड नहीं है, तो तुम सिर्फ चाहते बैठोगे, उधर कोर्ट बोलेगा तेरे इमोशन से बात नहीं बनती बेटा, एविडेंस दे। Are you understanding? So if there are moral grounds, then only it can be treated as a criminal if you want to press a charges. Otherwise, get civil, have a success, go to your own ways. Alumini, you want to say? मेरे को ना बहुत खराब ख्याल आ रहे हैं जीवन में कि मतलब इतना डीप इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। Okay, let's make you clear. Might be any reason it is. See, understand. Alumini, ये word क्यों derive किया गया है divorce law में? I will tell you. It is because of earlier ages में the woman is totally dependent on men. Okay, and when the entire woman and her children are dependent on the man, and if you get separated, how she will survive? She has to provide for the basic rights of her. Food, cloth and shelter, at least education of the children, at least her own education if required, her job creation etc, yeah, at least some capital for her finance, for financing her business so that she can survive. So there comes a concept of alumini. Okay, that alumini you claim in the divorce uske wajah se tha. Nowadays this is being misused. ठीक है, nowadays this is being misused. मतलब भाई साहब ये अब मैं ऐसा बोलूं तो थोड़ा सा अनपॉपुलर हो सकता हूं कि किसी लड़के के साथ में लड़की ने शादी कर ली। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अ केस। लड़के के पास बहुत पैसा है, विच इज अ नॉर्मल राइट, नॉर्मल थिंग टू बी सीन इन अ मैन कि लड़के के पास पैसा, चलो शादी कर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद में डिवोर्स हो जाता है तो लड़की कैन क्लेम द हाफ ऑफ द असेट्स। सो दिस इज समटाइम्स बीइंग मिसयूज्ड। बट क्या करें, अभी सिचुएशन ऐसा है कि पिछले 200 साल को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाया गया है, लास्ट 10 साल को नहीं। तो अब वो रिपरकशन है जो अभी सहना पड़ रहा है। बट फॉर श्योर ये जितने ज्यादा दिन चलेगा ना, देयर वुड बी अ न्यू लॉ विच विल बी प्रोटेक्टिंग दीज काइंड ऑफ पीपल। ऐसा अभी चल रहा है, दिस इज इन द थेसिस कि अगर वुमन वर्किंग है, खुद का अर्निंग कर पा रही है, जॉब है, या पिछले 2 साल में उसने जॉब छोड़ा है और वापस वर्किंग ज्वाइन कर सकती है, तो दे आर ऑफ द थॉट प्रोसेस कि वो एक लॉ बनाएंगे जिसमें डिवोर्स के केस में शी कैनॉट क्लेम अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एलिमनी, कुछ हद तक की वो क्लेम कर पाएगी।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दिस विल हैपन एंड इन केस ऑफ द मैन, इफ मैन इज गेटिंग डिवोर्स तो वो भी वुमन के असेट्स में से कुछ एल्यूमिनी क्लेम कर पाएगा अगर जरूरत पड़ती है तो. इट इज गोइंग टू बी अ बायलैटरल इन द फ्यूचर. ठीक है, चलिए ये लिख लिया सबने? Sure, done guys. हो गया सबका? बोलो हाँ या ना. एवरीबॉडी डन? सो यहां पे मैंने आज आपको क्रिमिनल और सिविल ये दोनों चीजों का मीनिंग बोल के रख दिया. आई होप सो कि आपको इसका मीनिंग समझ में आया. कल हम इसके इंटेंट के ऊपर और वर्किंग के ऊपर उतरना शुरू कर देंगे. डू यू अंडरस्टैंड गाइस? बोलो हाँ या ना. चलो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. बोलो जोर से बोलो. चलो गुड डे. गॉड ब्लेस यू. हम्म कंस्ट्रक्शन रिलेटेड केस है. हम्म अपन ने उसको चेक दिया, हम्म उस बैंक में पैसे नहीं है. ओके. कौन से केस में आएगा? हाँ वो सिविल में आएगा कि कौन से रिगार्डिंग कैसे बोला? कंस्ट्रक्शन रिलेटेड? हाँ